इन दिनों कवि सम्मेलन के मंच पर सबसे ज्यादा चर्चित और चमकता हुआ चेहरा है अमन अक्षर। कवि और गीतकार के रूप में पिछले 3 सालों में अपना अलग मुकाम हासिल करने वाले अमन अक्षर इन दिनों सबसे व्यस्त कवियों में शुमार हो गए हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद कविता को अपना प्रोफेशन बनाना आसान नहीं था, लेकिन कविता के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि अमन अक्षर आज एक सर्वप्रिय नाम बनकर सामने है। रामगीत वायरल होने के बाद आज अमन अक्षर हर वर्ग के चहेते बन गए हैं। साधना न्यूज उन्हें एक ऐसे नायक के रूप में देखता है जिसने युवाओं में साहित्य के प्रति अनुराग पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अक्सर बचपन में पेरेंट्स, पालक ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि आप तय कीजिए मंजिल को। बच्चों को अक्सर ही कहा जाता है कि कोई ना कोई गोल आप तय कर लीजिए, तभी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। लेकिन कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो शायद जिन्हें मंजिल खुद तलाशती हुई आती है, कुछ तय नहीं करते हैं लेकिन मंजिल उन्हें खुद पा लेती है। ऐसे ही एक शख्स हैं अमन अक्षर। कविता का एक ऐसा नाम जो जाना पहचाना है और पूरी दुनिया में आज अमन अक्षर से कोई अपरिचित नहीं है। खुद अमन अक्षर इस वक्त मौजूद हैं एक नायक के बतौर। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि इन दिनों आप कविता की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। इस वक्त आप क्या फील करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, कैसा महसूस होता है इस यात्रा के बतौर मद्देनजर? सबसे पहले तो पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद और साधना न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी लोगों को प्रणाम। नायक आप लोगों का बड़ा ये चर्चित कार्यक्रम है और सबसे पहले तो इसी बात के लिए धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया। पता नहीं मैं नायकत्व कितना निभा पाता हूँ अपना, लेकिन इस कार्यक्रम की भूमिका में अगर मैं हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपका सवाल ये है कि ये जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, इसमें कैसा लग रहा है। क्योंकि आपसे मेरा निजी जुड़ाव भी है, इसलिए शायद आपने ये सवाल किया। सच बात है कि मैं जिस उम्र में हूँ, जिस आयु में मैं हूँ, और जो मैंने आज से 5 साल पहले स्वप्न देखे थे और जो सोचा था, तो वो जो सोचा था, सोच का दायरा तो खैर बहुत बड़ा है कि हमको जीवन में अभी भी बहुत कुछ करना है। लेकिन एक आपको हर सपना देखते समय ये पता लगता है ना कि मिल हमको इतना ही पाएगा, है ना। उसका एक वैसा एक उप सपना होता है उसका। उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा मुझे मिल चुका है। मतलब मैं वो दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कम हो, लेकिन मुझे लगता है कि यार इतना मिल गया। मैंने इतना भी सच में नहीं सोचा था। आशा भले ही की होगी, लेकिन अपेक्षा भी भले की होगी, लेकिन मुझे ये इतना विश्वास नहीं था कि हाँ इतना कुछ मुझे जो भी मिला है वो भी मिल जाएगा क्या, कि मैं थोड़ा बहुत स्वीकार कर लिया जाऊंगा। मुझे सुनने वाले लोगों की संख्या भी जो अब शायद लाखों से ज्यादा में है, करोड़ों में भी हो सकती है। तो ये भी बड़ा सपना था कि लोग सुने, लोग कवि सम्मेलन में बुलाए और इसी को मैं अपना रोजगार बना सकूं। ये सब हो गया, तो ये चीज तो यही इसी की तैयारी करके आए थे और अभी भी कर रहे हैं, और वो हो गया तो अच्छा तो लगता ही है। खुद भी अपने आप में एक विस्मय में रहते हैं कि नहीं यार, ये सब जो घट रहा है ये हमने कभी सोचा था। एक आश्चर्य को जी रहे हैं और ये आपके लिए भी आश्चर्य है। हाँ, मेरे लिए भी है और किसी के लिए भी होगा। मतलब मुझे भी बहुत लोग कहते हैं, जो अच्छा सोचते हैं वो कहते हैं यार बड़ी कम उम्र में पा लिया, और जो बुरा सोचते हैं वो कहते हैं यार इसको तो अभी से सब मिल गया। वो कहते नहीं है। हाँ, कहते नहीं होंगे तो वो तो ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन अपने आप के लिए भी एक विस्मय वाली चीज है और मैं खुद उस आश्चर्य को जीता हूँ, उस सुख को मैं जीता हूँ। आपकी तो विधा अलग थी, मतलब आपकी एजुकेशन अलग थी। और आज जैसा आपने कहा कि 5 साल पहले आपने सोचा, लेकिन उसके पहले आप क्या चाहते थे बनना? नहीं, 5 वर्ष, जैसे अभी 2022 चल रहा है, 5 साल तो मैंने इसलिए कहा कि वो कवि सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी थी। इस क्षेत्र में आने का तो मैं 2011 में ही सोच चुका था, उसको 10-11 में ही सोच चुका था। और पहले से कहें तो मैंने बहुत जगह बताया भी अपने इंटरव्यूज में कि मैं मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले से ये चीज दिमाग में थी। कुमार जी को मैं पहले ही सुन चुका था, कुमार विश्वास जी को, तो दिमाग में था कि इस आर्ट फॉर्म से जुड़ना है, ये काम करना है। जो काम उनको मैंने वीडियोस में करते देखा था, ये तो दिमाग में कहीं था ही। कॉलेज में जब गए, उसके बाद इसकी एक भूमिका बनती रही, इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती रही। और समझ लीजिए कि कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ महीनों बाद ही मुझे समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग से जुड़ा तो कुछ नहीं आगे हो पाएगा मुझसे।
ये अलग बात है कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की, पूरी पढ़ाई की, जी और एक आम दृष्टि से जो देखा जाता है मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। जी मेरी जो रिजल्ट्स आए और जो मेरे पास डिग्री है सब अच्छा ही माना जाता है वो आम दुनिया में तो। लेकिन वो काम मुझे करने नहीं थे, वो नौकरी मुझे करनी नहीं थी, तो फिर मैं इस तरफ आ गया पढ़ने मैंने लिखने शुरुआत की जो की थी अमन जी, मैं वही, कोई सेट रूल्स नहीं होते हैं जीवन में, ये कहा जाता है, क्योंकि एक आम धारणा है। मैंने पेरेंट्स से शुरुआत की थी, पालक से शुरुआत की थी, कि वो अपने बच्चों को अक्सर ही कहते हैं कि आप तय कीजिए, मंजिल को तय कीजिए। उस उम्र में जब वो खेलने कूदने की उम्र होती है, तो आप क्या महसूस करते हैं कि क्या वाकई वो चीज सही है, या जीवन में वो कौन सी चीज है जो आप तक लेकर आती है, इस मंजिल तक लेकर आती है? वो क्या है? वो भाव है, वो मेहनत है, वो संयोग है, या कुछ और है? मुझे तो, मैं भाग्य से ज्यादा तो ये है कि मुझे भाग्य पे भरोसा अब होने लगा जी। अब इसलिए होने लगा कि मुझे जो चीजें चाहिए थी मैंने वो मिल गई जी। इसलिए मुझे भाग्य पे भरोसा होने लगा जी। लेकिन जब मैं उस चीज को हटा देता हूँ कि मैंने जो भी मेरे हिस्से में अभी काम आ चुका है, उपलब्धि हो चुकी है, उससे मैं हटा के देखता हूँ तो मुझे आज भी ये लगता है कि सबसे ऊपर मेहनत है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। भाग्य तो सच में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत को एक तरह से एक्स्ट्रा कोई पावर कहीं से मिल जाती है, वो भाग्य है। किस्मत से ज्यादा तो काम है। अगर आप, और मैं तो नहीं चाहता कि वो पीढ़ी बिल्कुल फोकस्ड रहे बचपन से। हम लोग आपसी बातों में भी कई बार कहते हैं कि कैसे कोई बच्चा तय कर लेगा कि उसके जीवन में 15 साल बाद क्या करना है उसको। उसने जिंदगी अपनी कम देखी है और उसे क्या नए अनुभव होने हैं ये वो प्लान कर सकता है। वो सिर्फ इस बेस पे, इस आधार पे प्लान कर सकता है कि उसने कहीं किसी से सुने हो कि यार ये अनुभव होगा। उसको ये पता होगा कि भोपाल जाने के बाद उसको ऐसा मौसम मिलेगा, लेकिन वो भोपाल जाए और वैसा मौसम नहीं मिले तो बिल्कुल फिर तो ये है कि जब तक वो खुद अनुभव ना कर ले तब तक तो कुछ तय नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपका अध्ययन और आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आप जाए उसमें आप हारे नहीं, उसको आप समझें और हारे भी तो उससे भी अच्छा कुछ करने का आपको वो लगे कि यार इससे तो खूब पा लिया हमने, मतलब उस पल को जीने की समझ आप में आ जाती है। कविता के प्रति पहला भाव कब आपके मन में पैदा हुआ? मतलब क्योंकि जब कविता शुरू हुई होगी आपके जीवन में तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप प्रोफेशनली इसको करेंगे, तो वो भाव कब पैदा हुआ? क्या किसी कविता को पढ़कर? स्कूल में ही हुआ था ये तो। ये जो अखबारों में कविताएं आती थी, देवपुत्र एक मैगजीन आती थी, वही हमारे गांव में अकेली मैगजीन आती थी देवपुत्र, जो इस समय मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक हैं, वो उसका संपादन करते रहे हैं बहुत सालों तक। तो वही हम स्कूलों में हम मिलती थी देवपुत्र, तो वो हमारी पहली अध्ययन सामग्री थी अकादमिक चीजों से अलग। तो उसे पढ़ के उसमें रसरंग भास्कर के आती थी, उसमें जो कविताएं आती थी तो उसमें अतुकांत कविताएं पढ़ पढ़ के पहले वही लिखना शुरू किया। और हर आदमी शायद मुझे लगता है वही लिखना शुरू करता है। छंद व्याकरण तो पता भी नहीं रहता है, और मतलब छंद व्याकरण तो इतनी बड़ी दुनिया है कि आज भी सब नहीं पता है मुझे। मतलब जो कुछ पता है उसके अलावा भी मुझे पता है कि बहुत सी चीजें जो हमको नहीं पता है और कई सारे प्रमुख कवियों को नहीं पता है, क्योंकि वो अलग ही क्राफ्ट है। वो उस क्राफ्ट को साधना भी बहुत अलग काम है, और इस तरह की कविताएं लिखना जो मैं लिखता हूँ वो भी थोड़ा अलग काम है। तो तब से लिखना शुरू किया, धीरे धीरे मैं लिखता रहा, पढ़ता रहा। तो कविता और गद्य के बीच में मेरे साथ बहुत द्वंद्व रहा है कि मैं क्या लिखूं और क्या। मेरे शुरू से तो मैं गद्य लिखना चाहता रहा हूँ, मैंने लिखा है था बहुत सारा, ये भी सच नहीं है, लेकिन मैंने लिखना चाहा, कहानियां, निबंध, इस तरह की बहुत सी चीजें मैंने स्कूल के समय से लिखी, कॉलेजेस में लिखी, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जब भाग लिया तो वो एक तरह से गद्यात्मक ही चीजें हैं। लेकिन कविता का आकर्षण जो है वो मुझे सच में, मैं आज से कई साल बाद भी यही बात कहूंगा जब तक मैं हूँ, कि वो जो आकर्षण है कविता लिखने का वो डॉक्टर कुमार विश्वास जी से आया, वहां से पैदा हुआ। क्योंकि वो, मतलब मैं उसे इतना मनोरंजक और इतना आकर्षक समझता नहीं था उससे पहले कि ऐसे पढ़ के सुनाया जाता है, या कवि सम्मेलन कोई विधा होती है और इतनी अच्छी विधा होती है कि इतने आसानी से आप अपना लिखा सुना दो, लोग सुनते हैं, लोग तालियां बजाते ये करते हैं। तो ये आकर्षण वहां से पैदा हुआ। तो फिर उस चीज को मैंने साधना शुरू किया एक तरह से कि यार अब इसको सीखना है, थोड़ा सा और अच्छे से सीखना है। कविता थोड़ी बहुत जानने लगे थे, पढ़ता तो मैं खूब था काफी से, तो ये धीरे धीरे इसको साधने लगे और वो सत्ता गया, जितना भी सलाह है अभी तक वो साधते रहे। रामगीत तो चूंकि आप दुनिया भर में मशहूर है आपका, और उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही सही, लेकिन वो कविताएं, वो मुक्तक कौन से थे जब आपको लगा कि हाँ अब आप शायद रास्ते पर चल पड़े हैं? मैंने तो गीत लिखने के बहुत साल बाद मुक्तक लिखे।
और वो भी सिर्फ इसलिए नहीं लिखे कि मेरे पास उसको सुनाने के लिए धुन नहीं थी कोई। अच्छा ये बहुत छोटा, मैंने तो बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिस से, छोटे छोटे जी अभ्यास से मैं कवि बना हूँ। कि जब मैं कवि सम्मेलनों में आया, जी और उससे पहले मुझे सब लोग कहते थे कि आप जिस तरह के गीत लिखते हैं, जिस तरह के मैं गीत लिखता था, जी मुझे तब नहीं लगता था कि मैं बहुत कठिन लिखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़े बहुत कठिन थे। जी तो जितने लोग थे सबने मुझसे यही कहा कि ये गीत मंचों पर नहीं चलेंगे। जी और चूंकि मुझे आकर्षण मंचों का ही था, मुझे मंच पे ही जाना था, तो ये वो भी असुरक्षा रहती थी यार कि जब मंच पे नहीं चलेंगे तो हम करेंगे कैसे। सब चीज छोड़ तो इसी के लिए दी है, जी। कवि सम्मेलन के लिए। बिल्कुल तो लेकिन जब पहली बार जब नए कवि सम्मेलन में जाना शुरू किया 2015 से, उत्तर प्रदेश के सब जी। कवि सम्मेलन छोटे छोटे, जी तब कुछ जगह सुना जाता था, कुछ जगह बिल्कुल नहीं सुना जाता था। लेकिन 2016 में जिस कार्यक्रम में मुझे नाम अक्षर मिला, जी डॉक्टर कुमार विश्वास जी इंदौर में जो द्वारा, हुआ था। इंदौर में जो हुआ था, तो उस दिन जब मुझे नए और क्राउड था, जो नया श्रोता वर्ग था कुमार जी वाला, जी 6-7 हजार लोग, उसमें मुझे जब ये सुन लिया गया, जी तो उस दिन मेरा आत्मविश्वास, आज बढ़ भी गया। जो मेरे में आत्मविश्वास है उससे भी कहीं ऊंचा था। अच्छा था मतलब क्या उसकी कोई सीमा नहीं है, शायद वो निश्चित है, आत्मविश्वास तो जिंदगी में जिसके लिए आप पिछली बार इंतजार कर नहीं रहे आया। थे कि हाँ, वो पल आए। कि ये आत्मविश्वास आया कि आप तो एकदम समझ लीजिए कि ये था कि आपका जो आर्ट फॉर्म है वो नकारा जा चुका था, जी उसके बाद आपको लगता है कि नहीं यार अभी तो उम्मीद बची है। जी तो वो जो आत्मविश्वास उस दिन बढ़ा था, तो उसी के सहारे में शायद अभी तक मैं चलता आया कि नहीं यार अब किया जा सकता है। जी फिर मैं गीत लिखता था, जी मैं बहुत जल्दी लाल किला भी मैंने पढ़ लिया, नए जी। कवि सम्मेलन पढ़ लिए। जी उसमें ये होता था कि भाई कहीं कहीं गीत बहुत अच्छा सुना जाता था, कहीं जी। नहीं सुना जाता था, कहीं बहुत कम तरीके से सुना जाता था। जी और मुझे मंच की थोड़ी बहुत वो इस तरह के अभ्यास था भी नहीं कि कैसे लोगों को सुनवाया जाए। फिर एक बार दिल्ली के किसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम लोग गए थे, जी और जिस दिन मैंने अपना पहला मुक्तक लिखा था, मैं कवि सम्मेलन सामने से सुन रहा था। जी उसी श्रृंखला में जिस दिन मैं फ्री था, जी किसी और कार्यक्रम में मैं सुनने गया था कवियों जी को, उस दिन मेरे दिमाग में एक धुन जैसी एक मीटर आया। मीटर तो बहुत आम मीटर है वो, लेकिन धुन आई, तो मैंने कहा कि आप मुझे मुक्तक लिखने। तब मैंने 2-3 मुक्तक वहीं पर लिखे। हम चाहेंगे कि उससे कवि आप हमारे सम्मेलन दर्शक जो हैं सुनते। उससे रूबरू हों। वो क्या कौन से मेरा मुक्तक? पहला मुक्तक जो मैंने लिखा था वो ये था, आग पर हाथ धरना पड़ेगा तुम्हें, खुद को लाचार करना पड़ेगा तुम्हें, जिंदगी तो कहेगी मोहब्बत करो, फिर मोहब्बत में मरना पड़ेगा तुम्हें। क्या बात है। ये पहला वहीं बैठे बैठे मैंने ये मुक्तक लेकिन लिखा ये है। धुन तो बहुत स्पेलबाइंड है। मतलब ये जब सुनते हैं तो इससे अभिमंत्रित हो, आज भी जब मंच पर हाँ। आप पढ़ते हैं तो इसको नहीं। सुनकर लोग रोमांचित हो जाते हाँ, हैं। तो वो बैठे बैठे ऐसी आई, जी। आ गया। तो उस दिन भी मैं बहुत खुश हुआ कि यार आप मुझे लगता है मुझे ऐसा अब लगता है कि रास्ता मुझे मिल गया। कोई अलादीन का चिराग मिल मिल गया गया, कि यार मिल अब गया। मिल गया है जी, ऐसा जी। कुछ। तो फिर मैंने उसी समय लिखे। फिर मेरे मुक्तक धीरे धीरे चर्चित होने लगे थे। मतलब मैं अलग अलग समय पर अपनी अलग अलग कविताओं के लिए चर्चित रहा हूँ। जी कम ज्यादा ये हो सकता है जी हाँ। कि कॉलेजेस में कुछ और सुना जाता जी, था, जी मुक्तक मेरे सुने गए, फिर वो शेयर भी होने लगे। तो मुक्तकों से मैंने धीरे धीरे, फिर मेरे कवि सम्मेलनों की संख्या भी बढ़ी, जी क्योंकि मेरी प्रस्तुति बेहतर हो गई थी निश्चित, पहले से। निश्चित। फिर धीरे धीरे जब मैं थोड़ा व्यस्त होने लगा कवि सम्मेलनों में, बस उसी व्यस्तता के दौरान ही आप भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे, जब मैंने ऐसे ही कार्यक्रम कवि सम्मेलन के चलते हुए मैंने वो पढ़ा था, गीत लिखा भी और लिखा पढ़ा भी। भी। कवि सम्मेलन की यात्रा के दौरान ही लिखा। जी उसका जो तीसरा बंद है वो तो मैंने फ्लाइट में लिखा जब मैं जी। बरेली जा रहा था। जी तो इसी यात्रा में मैंने लिखा, क्योंकि कई सारी साहित्यिक बातें यात्राओं में होती हैं, कई सारे अनुभव होते हैं। तो उसमें मैंने जब लिखा, जी और उसको लिखने के बाद तो जिंदगी धीरे धीरे बदली, और फिर ऐसी बदली कि जी जी मैं बदलती आपके चली सामने गई, अब बैठा बदल ही रही हूँ। है अब तो। खैर बदल ही रही है जी, अब तो। जी, जी। आपका एक मुक्तक और है जो ये कहता है कि आपको जल्दी मिल गया है, वो कुछ इस तरह का कोई हाँ। भाव है। वो क्या भाव है? वो बहुत अद्भुत भाव है, मुझे लगता है कि दर्शकों तक प्रेषित होना देखिए चाहिए। वो तो मैंने उसमें ऐसा लगता है कि मैंने वो चालाकी और सहजता दोनों के साथ जी लिखा है जी मैंने। जी 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 वो इसलिए लिखा है कि जब मैं लोकप्रिय, मेरा वीडियो बहुत वायरल है, जो जी। रामगीत का वीडियो है, जी हाँ वो शायद कवि सम्मेलन की सबसे ज्यादा वायरल वीडियोज में से एक होगा अभी तक का। जी कई 100 मिलियन से ज्यादा उसमें अलग अलग माध्यमों में व्यूज हैं, जी व्हाट्सएप शेयर्स अलग हुए। जी तो उस वीडियो की लोकप्रियता खूब है। मतलब मेरे से ज्यादा लोग उस वीडियो को जानते हैं, जो मेरा नहीं भी नाम जानते होंगे जी बिल्कुल। या वीडियो में, क्योंकि नाम तो था नहीं, जी तो वो वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचा है। जी तो उसके बाद मुझे ये समझ आ गया था कि यार ये सब बहुत अच्छा घटने लगा है। जी लेकिन जैसे जैसे मैं व्यस्त हुआ, खूब व्यस्तता बढ़ने लगी,
तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया मेरे बारे नकारात्मक। जी। तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, मतलब मैं तो जब मैं साल भर पहले तक समझ लीजिए सबसे कार्यक्रम मांग रहा था एक तरह से जी। और बहुत संघर्ष में था, तब तो कोई ध्यान देता नहीं था। जी। और अब एक कुछ अच्छा होने लगा तो लोग उसकी समीक्षा तो दूर उसकी आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे। तो मेरे अंदर तो यही भाव हमेशा से रहा है कि मैं तो अगर आप इतनी चीज से परेशान हो गए तो अभी तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, फिर तो आप मतलब मुझे मार ही डालेंगे इसका मतलब। वो जो लोग भी कुछ एक लोग नकारात्मक है, वैसे हम मेरी जिंदगी में नकारात्मक लोग बहुत कम है, लेकिन अगर हैं भी तो फिर मैंने लिखा कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही इसे आप धुन में सुनाइएगा। झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं, चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। वाह। तो यही था कि कोई मेरा भाई मैं आपकी कृपा से भी नहीं आया, मैं कोई झूठ बोल के आया, मेरे साथ तो सबसे ऑर्गेनिक प्रक्रिया हुई है लोकप्रिय होने की। मैंने कविता पढ़ी, उस कविता का वीडियो इतना अच्छा था कि उसमें पीछे कुमार जी थे, संपत सरल जी थे, कवि श्रोताओं का जो प्रतिक्रिया थी, मेरी जो कविता थी, पीछे कवियों की जो प्रतिक्रिया थी, उस पूरे चीज का एक तरह से संयोग है वो वीडियो। और वीडियो फिर वो इतना चला कि उसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर मेरा कंट्रोल होता तो मैं तो हर वीडियो को इतना ही वायरल करता, अगर मेरे हाथ में होता तो हर कविता मेरी वैसी ही होती, हर कविता उतनी ही वायरल होती, हर वीडियो वैसे ही जाता। तो वो तो सहज हो गया। तो मैंने उसमें क्या किया, मतलब किसी वीडियो के वायरल होने में कवि का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो वही गीत अब तो मैं हजारों जगह पढ़ चुका हूँ, तो सारे वीडियो क्यों नहीं वायरल होते। अगर कविता ही उस वीडियो के वायरल होने का मानक है तो हर वीडियो वायरल होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो वो उस चीज का तो मुझे कोई भ्रम भी नहीं है। वियोगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न है जो आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि वियोगी होगा पहला कवि, आस से उपजा होगा गान। आपके जो नए नए गीत हम सुनते हैं उसमें एक मोहब्बत के प्रति एक कशिश, एक पीड़ा, एक दर्द महसूस होता है। क्या ऐसा है कि आपके साथ में भी वही हुआ कि कहीं कोई दर्द, कोई पीड़ा उस ऊंचाई पर पहुंची जिससे ये श्रोता फूट गया, मतलब ये जो गीत का जो स्रोत है ये फूट गया, झरना फूट गया, ऐसा कुछ हुआ? ये इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा सुधार कर सकता हूँ इसमें। जी। जो भी मेरे गीत इस समय वीडियोज में डाल रहा हूँ ये सब मेरे पुराने गीत हैं। मैंने नया प्रेम गीत तो कब से ही लिखा ही नहीं है, मुक्तक जरूर लिखे हैं। तो मेरे नए मुक्तकों में खासकर जब से मैं आरती के साथ जब से मेरा संबंध है और अब तो मेरी शादी हो गई, वो मेरी धर्मपत्नी है, उसके बाद से वो उस तरह की चीजें मेरे कविता में नहीं आई, स्वाभाविक तौर पे नहीं आई। लेकिन उसके पहले के गीतों में तो मैं सब जगह स्वीकार कर चुका हूँ कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा प्रेम होता है जो सफल नहीं हो पाता, या वो कल्पनाओं में रह जाता है, या आपके विचार में रह जाता है। क्या वो क्षण नहीं होता आपके जीवन में तो शायद आप तो उतना नहीं लिख पाते। अधिकतम लोगों, अधिकतम जैसे ये कहते कि प्यार में जब तक दिल नहीं टूटता तब तक कोई कवि नहीं बनता, ये बात है बहुत साधारण सी और बहुत हल्की होती है, कहने में हल्की भी लगती है कई बार, लेकिन कई लोगों के साथ तो सत्य यही है, कोई ट्रिगर पॉइंट तो होता ही है। जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि कोई हीरो है, वो अपने किसी परिवार के व्यक्ति की हत्या का बदला लेता है, वो उसके लिए ट्रिगर पॉइंट है, वो अच्छा बन जाता है कि कुछ बन जाता है। तो हर किसी की जिंदगी में बुरे और अच्छे अनुभव होते हैं। तो प्रेम तो इतना ट्रिगर करते ही, क्योंकि आप इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इतने ज्यादा उसमें शामिल रखते हैं अपने आप को, कि वो आपको तो ट्रिगर करता ही है। और मेरे साथ वही संयोग रहा। हम चाहेंगे कि रामगीत, चूंकि हमारे दर्शक जो साधना न्यूज इस वक्त देख रहे हैं देश भर के, वो रामगीत के आपको एक दो बंद जरूर आपके माध्यम से सुने। मैं 2 नए बंद सुनाता हूँ उसके, बिल्कुल। वो रामगीत जब लिखा तो 3 बंद थे, फिर उसमें 5 हुए, फिर बढ़ते जिस वीडियो में लोगों ने सुना है उसके बाद, लेकिन उसमें बहुत सारे बंद। फिल्म में भी आपने? हाँ, फिल्म में रामयुग वेब सीरीज के लिए मैंने लिखा था। लेकिन जो अभी मैं बंद सुना रहा हूँ वो तो शायद मैंने कहीं सुनाए भी है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। बहुत सारे उसमें बंद है, मैंने बहुत लिखे। उसमें यह है कि सब मैंने हर पक्ष को लिखा मैंने उस गीत में, कि राम सीता जी का प्रेम ऐसा अतुलनीय था, राम का संघर्ष ऐसा है, और सीता जी का उनके प्रति समर्पण, सब चीजें हुई। हर चीज मैंने लिखने का उस गीत में प्रयास किया जो मेरे मन में थी। फिर उसके बाद लेकिन मेरे दिमाग में और चीजें चली कि ये सब घटा कैसे, ये असंभव सी लगने वाली कहानी कैसे घटी, ये कैसे ऐसे 2 लोग थे जो ऐसी जिंदगी जी के गए, और कैसे पूरा आज तक और
समय के साथ उनकी कथाएं, उनकी बात और प्रासंगिक होती प्रखर होती जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल प्रासंगिक होती जा रही है। जी। तो ऐसा क्या संबंध था जो दोनों को बांधे रखा? जी तो मुझे यही लगता है कि जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि मैं रामायण को रावण और राम की कथा नहीं मानता हूँ। जी वो राम और सीता की कथा है। जी हर बार कहा जाता है कि हर रावण के विलोम जो है वो राम होंगे, जब जब रावण होगा तब तो तक रावण राम होंगे। बिल्कुल। लेकिन रावण और राम की कोई तुलना ही तुलना नहीं तो है। नहीं। मतलब एक रावण तो एक समझ लो माध्यम बने, लेकिन जी ये घटनाएं, ये प्रेम कहानी जो है, इसमें जो प्रीत कथा है जो दोनों जी की, जी ये सबसे अलग है। जी हर समय पे अवतार हुए हैं, बिल्कुल राक्षस को मारा गया है, अवतार हमारे भगवानों ने मारा है, सब किया है, लेकिन राम सीता तो हर युग में नहीं हुए। जी तो यही कहानी इस पूरी चीज को अलग बनाती है। तो कैसे हर असंभव काम हो गया, तो उसका बंद ऐसा है। जी स्वागत। योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। योजनों की यात्रा थी, राम पर थके नहीं, लाख बल भी जानकी का मन बदल सके नहीं। प्रीत का था वृक्ष जिस पे छल के फल पके नहीं, जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं, जानकी झुकी नहीं तो राम भी रुके नहीं। जानकी वहां अगर आत्मसमर्पण कर देती तो कथा खत्म हो जाती। राम को क्या कमी थी? राम अगर चाहते तो उस समय तो बहुविवाह भी बहुत आम प्रथा थी। एक पत्नी अगर कोई नहीं है तो और विवाह वो कर सकते थे, बहुत से काम होते। लेकिन यही था कि दोनों का प्रेम और दोनों का सहकार और समर्पण ऐसा था कि वो रही कहानी आखिरी तक। फिर इसी में एक अगली बात आई कि जानकी को मैंने बहुत बड़ा समझा है हमेशा से, और मेरे गीतों में ये पता भी लगता है। तो जानकी जी को स्वयंवर में जीत लाए हमारे भगवान, उसके बाद उनका अपहरण हो गया, रावण उनको ले गए। तो राम जैसे योद्धा और शक्तिशाली व्यक्ति और इतने महान व्यक्ति जो हमारे भगवान हैं, उनको भी जानकी का होने के लिए कई बार अलग अलग परीक्षाएं देना पड़ी। मेरी दृष्टि में ये है कि मतलब एक बार जीत के भी, वो एक बार की जीत उनके लिए काफी नहीं थी, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। लेकिन फिर राम की भी जिद और उनका समर्पण। तो इस बात को मैंने कैसे कहा, 4 पंक्तियां उसकी है कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। खो गई थी जो विजय उसी का सार जानकी, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जानकी। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी, राम भी तो जीत लाए बार बार जानकी। अंतिम मौके तक उन्होंने अपने आप को, अंतिम अवसर तक अपने आप को उन्होंने अब उनके योग्य साबित किया। तो ये ऐसी कहानी पहला बंद बहुत जरूरी है, क्योंकि दर्शकों तक पहुंचे कि पहला बंद जो राम का है वो जरूर सुना। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। बहुत बहुत खूब अमन जी, आज जो आपने बातचीत की, हालांकि मन जो है वो तृप्त नहीं हुआ है, ऐसा लगता है कि लगातार बात करते जाएं, लेकिन समय की अपनी एक बाध्यता है और हम नतमस्तक हैं उसके आगे। लेकिन आपने हमसे बातचीत की और बहुत ऐसी बातें भी की जो हमने कहीं शायद सुनी नहीं थी, हमारे दर्शकों ने नहीं सुनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, साधना न्यूज के दर्शकों को बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो अमन अक्षर जी इस वक्त हमारे साथ में हैं और नायक के बतौर हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि अमन अक्षर जी को यदि आप सुन रहे हैं तो लगातार आप उनका जो यूट्यूब है
उस पर जाकर देखिए। जिसने नहीं सुना है वो पाएंगे कि वो एक बहुत बड़ी जो है वो कमी उनके अंदर थी, और अमन जी को सुनने के बाद में महसूस करेंगे कि कोई ना कोई एक बड़ा नाम हमारे देश का हमारे साथ में है, हमारे अपने साथ में है। हम चाहेंगे कि आप लगातार बढ़ते रहें और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमारे गीत का, हमारी कविता का नाम परचम लहराते रहें। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी का।